आज हम लोग औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने चरवाहों के जो भी समुदाय थे उनके बारे में पढ़ लिया था। जम्मू कश्मीर में बकरवाल समुदाय के लोग थे, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग थे। हिमाचल में जो था वो गद्दी समुदाय के लोग थे। और भी हम लोगों ने जाना कि राजस्थान में कौन लोग थे, तो राजस्थान के रेगिस्तान में बंजारे लोग थे। तो तरह तरह के हम लोगों ने चरवाह समुदाय के बारे में जाना। आज हम लोग जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा था। औपनिवेशिक शासन तब हो गया जब अंग्रेज जो है भारत आए थे, तो उस समय जो है वो चरवाहों के जीवन पर उसका क्या असर पड़ा था। तो मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक करते हैं अपना स्टार्ट। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है वो चरवाहों की जिंदगी में क्या हुए, तो बहुत ज्यादा गहरे गहरे बदलाव हुए थे। जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था, जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चल रहा था, तो चरवाहों के जीवन में जो है वो तरह तरह के बदलाव आए। उनके चरगाह जो थे वो सिमट गए, इधर उधर जाने पर जो है वो बंदिशें लगा दी गई। और तो और क्या हुआ, उनमें जो है वो लगान वसूला जाने लगा। क्या होने लगा, तो उनसे जो है वो लगान वसूल किया जाता था और उनमें भी क्या होता था, तो उनमें वृद्धि हुई। तो जो लगान वसूला जाता था उसमें क्या हुआ, तो उसमें जो है वो समय के साथ वृद्धि हुई। तो पहले क्या हुआ, पहले जो है उन्हें जो है वो चरगाह जो है उनका सीमित कर दिया गया। इधर उधर जाने पर जो है उनके जिंदगी पर जो है वो पाबंदी लगा देगी कि कहीं भी जो है अब नहीं जाना है। पहले क्या होता था, तो घुमंतू चरगाह होते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और उनसे जो है लगान वसूल किया जाता था। और उनमें भी क्या हुई, तो वृद्धि हुई। जो लगान इनसे वसूला जाता था उनमें वृद्धि हुई। खेती को उनका जो है हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनर भी जो है वो बहुत ज्यादा उस पर जो है बुरा असर पड़ा। खेती पर क्या हुआ, तो खेती पर जो है उनका हिस्सा जो है वो घटने लगा और उनका जो पेशा था, जो वो लोग काम करते थे, वो लोग क्या काम करते थे, तो वो लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाकर जो है वो क्या करते थे, तो अपने जो है पशुओं के लिए चारा का इकट्ठा करते थे। अपने पशुओं के चरगाहों को खोजते थे कि कहाँ पर जो है वो अच्छे किस्म के घास पाए जाते हैं। तो ये लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब औपनिवेशिक शासन आया तो उस पर जो है पाबंदी लगा दी गई और साथ साथ क्या हुआ, तो खेती का भी जो है वो हिस्सा घटने लगा और साथ साथ इनसे जो है क्या किया गया, तो इनसे जो है वो लगान वसूल किया गया। तो अब देखो आखिर में इन सब चीज करने का, ये सब चीज करने के पीछे जो है कारण क्या था, तो कुछ ना कुछ कारण तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है, पहली बात ये है कि अंग्रेज सरकार जो है वो चरगाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहते थे। अंग्रेज सरकार क्या चाहते थे, इनके ऊपर जो पाबंदी लगाई दी गई, तो वो जो है वो क्यों लगाई गई, तो पहली बात ये थी कि अंग्रेज सरकार जो है वो चरगाहों को खेती की जमीन में बदल देना चाहते थे। जहां पर जो ये लोग पशु को ले जाकर अपना चराते थे, उस जमीन को जो है वो अंग्रेज सरकार चाह रहे थे कि इसको जो है वो खेती जमीन में है बदल देना चाहिए। ठीक है, जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। जमीन से जो लगान मिलता था, जो खेती का जमीन होता था उससे लगान मिलता था। अभी भी हम लोग जो है जहां पर रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घर का टैक्स देते हैं। होम जो होता है हम लोग का, घर का टैक्स देते हैं। खेती का जमीन किन्हीं का होता है तो वो लोग जो है उसका टैक्स देते हैं। तो इसका पहला कारण ये था कि अंग्रेज जो है वो चरगाहों को खेती की जमीन में बदलना चाहते थे। जमीन से मिलने वाले लगान जो है उसकी आमदनी का बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। सरकार क्या चाह रहा था कि खेती का अगर जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, तो हमारे जो है वो हमारा जो है आय में वृद्धि होगा, हमारा इनकम में जो है वो वृद्धि होगा। इतना ही नहीं, इनसे जो है वो जूट जो है उसी को पटसन कहा जाता है। ठीक है, इनसे जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनसे क्या हो रहा था, जिनकी जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंग्लैंड में ये जो फसल थी, जूट, पटसन, गेहूं, कपास, इन सब की जो है वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड थी, जिसके कारण ये चाहते थे कि यहाँ का जो चरगाह वाला जमीन है वो जो है वो खेती वाली जमीन में बदल दिया जाए, जिससे कि है सरकार का आय में भी बढ़ोतरी होगा और साथ साथ क्या होगा, तो इंग्लैंड की जो है वो ज्यादातर जरूरत पूरा हो जाएगी इससे।
अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जो ज़मीन थी उसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज होती थी। अंग्रेज अफसर ये मानते थे कि जो बिना खेती का ज़मीन है, जिस ज़मीन पे खेती नहीं होती है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे लगान भी नहीं मिलता था। उससे जो है उस ज़मीन से अंग्रेज अफसरों को टैक्स भी नहीं मिलता था और साथ-साथ क्या होता था, साथ-साथ जो है इसमें कोई फसल भी नहीं उगाई जाती थी और ना ही टैक्स मिलता था इन लोगों को। तो अंग्रेज अफसर जानते थे कि जो बिना खेती का ज़मीन है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेज़ जो है वो ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे। क्या मानते थे? तो बेकार मानते थे, मतलब किसी काम का ही ये ज़मीन नहीं है। उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। ठीक है? इन लोगों को लग रहा था कि जो ज़मीन जो है वो खेती लायक नहीं है, वो क्या है, तो बेकार ज़मीन है, क्योंकि ना उससे लगान वसूला जा सकता है और ना ही उस पे उपज हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस ज़मीन को जो है वो खेती के लायक बनाने के लिए इन्होंने 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में जो है वो पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाए। जो भूमि पड़ती पड़ा था उसके विकास के लिए जो है वो नियम बनाए, ताकि उस भूमि का जो है वो विकास हो सके, उस भूमि पर डेवलपमेंट हो सके। इस कायदे कानून के ज़रिए जो है वो सरकार गैर खेतिहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ लोगों को सौंपने लगी। तो क्या करने लगी, ये जो ज़मीन थी जिस पे खेती नहीं हो रहा था उसको जो है वो सरकार अपने अंदर ले ले रही थी, अपने कब्जे में ले लेती थी और कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। कौन से ज़मीन? जो गैर खेतिहर था, जिस पर जो है वो खेती नहीं होता था। तो सरकार ने इस ज़मीन को जो है वो अपने कब्जे में लिया और कुछ खास लोगों को सौंप दिया। क्या किया? तो कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई। इस ज़मीन को खेती लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर कर बढ़ावा दिया गया। ठीक है? देखो, जो खेतिहर ज़मीन था, जो मतलब खेतिहर ज़मीन था, वो क्या होता था, तो उससे लगान मिल जाता था और साथ-साथ उस पे अब उपज भी होती थी। लेकिन जो खेतिहर ज़मीन नहीं था, जिस पे खेती नहीं होता था, उस पर ना ही टैक्स मिलता था और ना ही उस पे कोई उपज होती थी। तो सरकार ने क्या सोचा, 19वीं सदी के मध्य में सरकार ने ये सोचा कि इस ज़मीन को जो है वो कुछ खास लोगों को दे देते हैं और इन पर जो है वो क्या करते हैं, तो इन ज़मीन को जो है वो खेती के लायक बनाते हैं और उस पर जो है वो जमकर कर बढ़ा दिया गया। वो जो ज़मीन था उस पर जो है वो जमकर कर बढ़ा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गाँव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन जो है वो चरगाहों की थी, जिनका चरवाहे जो है वो नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। तो जो ज़मीन खेती के लायक नहीं थी उसको जो है वो खेती के लायक बनाने के लिए कुछ खास लोगों के ऊपर जो है वो दायित्व सौंप दिया गया कि तुम जो है इस ज़मीन को खेती लायक बनाओ और उस पर जो है वो जमकर कर बढ़ा दिया गया। वो जो ज़मीन था उस पर क्या किया गया, तो जमकर कर बढ़ा दिया गया। टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और जो ऐसे कुछ लोग जो थे जिनको जो ज़मीन सौंपी जा रही थी उनको गाँव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो किसकी थी, तो चरगाहों की थी। जो चरगाहे थे उनकी ज़्यादातर ये ज़मीन थी, जिनका चरगाह क्या करते थे, तो जिनके चरवाहे लोग जो है वो नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अपना मवेशी, भेड़, बकरी, बैल, इन सब को छोड़ कर जो है वो वहाँ पर चरगाह के रूप में उन्हें भेज देते थे कि जाओ वहाँ पर जाके चरो। इस तरह खेती के फैलाव से चरगाह सिमटने लगी और चरगाहों के लिए जो है वो समस्या पैदा होने लगी। तो पहली बात हम लोगों ने ये जाना कि औपनिवेशिक शासन में क्या हुआ, तो जो खेती लायक ज़मीन नहीं था उसको खेती लायक बनाया गया और साथ-साथ क्या किया गया, उस पर जो है वो टैक्स लगा दिया गया और ऐसे लोग जो थे जिन लोगों को जो है खेती लायक ज़मीन बनाने का दायित्व सौंपा गया था, उनको गाँव का मुखिया बना दिया गया और जो ज़मीन कब्जे में ली गई थी वो ज़्यादातर चरवाहों की ज़मीन थी। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला बात ये जान लिया कि औपनिवेशिक शासन में जो है वो चरगाहों की ज़िंदगी कैसी थी, चरगाहों का जो है वो जीवन कैसे चल रहा था। ठीक है? अब हम लोग आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात में ये दिया है कि 19वीं सदी के मध्य आते-आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। जब 19वीं सदी का मध्य आ रहा था, 19वीं सदी कब, तो 1800 से लेके, ठीक है, 1800 से लेके 1900 के बीच। तो 1800 से 1900 का जो साल था, तो उसके मध्य में मतलब 1850 के बाद मान लो,
ठीक है, 1850 के बाद। तो इन सालों में क्या हो रहा था, जो ये 1850 का जो दशक था उसमें क्या हो रहा था, तो उसमें जो है वो वन अधिनियम पारित किए जाने लगे। उसमें क्या हुआ, तो कई जो वन प्रांत थे उसमें जो है वो वन अधिनियम लागू किया गया। इन कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगल को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होते थे। तो दूसरी बात में देखो क्या है, दूसरी बात में जो है वो 19वीं सदी का जो मध्य समय था उसमें वन अधिनियम पारित किया गया और साथ साथ जो है वो वन को आरक्षित कर दिया गया। कुछ जो वन का इलाका था उसको आरक्षित कर दिया गया। कौन सा, तो जहाँ पर देवदार और साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी उस जो जंगल था उसको क्या कर दिया गया, उसको जो है वो आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, अब सवाल अगर पूछा जाए कि कौन से जंगल को आरक्षित किया गया था या कौन से वन को आरक्षित किया गया था, तो जहाँ पर देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ियाँ पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ जंगलों को जो है वो संरक्षित घोषित किया गया। ये जो आरक्षित वन थे इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है वो चरवाहों को घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हम लोगों ने देखा था कि आदिवासियों को जो है वो घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है आदिवासी के साथ साथ जो है वो चरगाहों के भी घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगल को जो है वो संरक्षित घोषित कर दिया गया। कई जंगलों को क्या किया गया, तो संरक्षित घोषित कर दिया गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि जंगल को जो है वो 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला आरक्षित था, दूसरा था संरक्षित और तीसरा था ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तीसरा जो ग्रामीण जंगल था, ग्रामीण वन था, उसमें डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही जो है वो फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगा रखी थी। उसकी आवाजाही पर क्या था, तो फिर भी बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी गई थी। किसमें, तो संरक्षित जो जंगल था, जो संरक्षित वन था, उसमें क्या किया गया था, तो चरवाहों को जो है वो कुछ परंपरागत अधिकार दिया गया था। परंपरागत अधिकार मतलब परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले जो अधिकार होते थे उसे क्या कहा जाता है, तो परंपरागत अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संरक्षित वन थे उसमें क्या किया गया था, तो चरवाहों को परंपरागत अधिकार दे दिया गया था, लेकिन क्या हो रहा था, उनकी आवाजाही जो थी वो फिर भी बहुत, उस पर जो है वो पाबंदी लगी रही। उनकी आवाजाही पर क्या हुआ, तो फिर भी पाबंदी लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे छोटे जंगल और पौधे और पेड़ को जो है वो नई कोपलें नष्ट हो जाती है। इन्हें क्या लगता था कि जो पशु चरता है उससे क्या होता है, तो उससे जो है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेबड़ जो है वो छोटे पौधे को कुचल देते हैं और कोपले को खा जाते हैं, जिससे नए पौधे की बढ़त जो है वो रुक जाती है। अंग्रेज़ों की नज़र में क्या था, जो जो पशु होते हैं, जो पशुओं के रेबड़ होते हैं, जो चरवाहों के रेबड़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पौधे को कुचल देते हैं और कोपलों को जो है वो खा जाते हैं। जो छोटा पौधा जो उगता है उसको क्या करते हैं, तो उसको जो है वो खा जाते हैं चरगाहों के रेबड़। तो ये लोग जो है वो मान रहे थे ऐसा कि पशुओं के घुस जाने से, जंगल में घुस जाने से क्या होता है, जंगल नष्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात में हम लोगों ने ये जाना कि पशुओं का जो है वो मतलब पशुओं के जाने से जंगल जो है वो नष्ट हो जाता था। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया गया था, वन को जो है वो आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन में बांट दिया गया था। ठीक है, वन अधिनियमों ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल डाली। अब उन्हें क्या है, तो अब उन्हें जो है वो जंगलों में जाने पर रोक लगा दिया गया और पहले मवेशियों के लिए जो है जो बहुमूल्य चारे होते थे उनका भी स्रोत ये हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे वन अधिनियम लगा तो उससे जो है वो चरवाहों की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह बदल दी गई। अब उन्हें जो है वो जंगलों में जाने से रोक दिया गया। पहले ये लोग क्या करते थे, तो पहले ये लोग जो है वो खुले जंगल में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब इन लोगों के ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई। ठीक है, जो जो जंगल था वो क्या था, तो पहले मवेशियों के लिए जो है वो एक बहुमूल्य चारा था। बहुमूल्य चारा मतलब ऐसा चारा जिसका जो है वो कोई मूल्य नहीं हो सकता है। बहुमूल्य मतलब बहुत ज़्यादा कीमती था। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी वहाँ भी उन पर जो है वो कड़ी नज़र रखा जाता था। क्या होता था, तो कड़ी नज़र रखा जाता था। जो संरक्षित वन था उसमें जो है इन लोगों को जाने की छूट मिली थी, लेकिन उस जगह पर भी इन लोगों पर जो है वो कड़ी नज़र रखा जाता था।
जंगल में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, जंगल में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? तो पहले जो है वो परमिशन लेना पड़ता था। तो जब जंगलों में जाने के लिए इन लोगों को परमिट लेना पड़ता था, तो उस परमिट में जो है जाने का और आने का जो है वो तारीख लिखा हुआ रहता था कि मान लो अगर आज की तारीख में जा रहा है, आज मान लो 1 तारीख है, तो 1 तारीख को अगर जंगल में जा रहा है तो आने की तारीख मान लो 10 तारीख है, तो वो जो परमिट होता था उसमें लिखा रहता था कि 1 तारीख को जंगल में प्रवेश किया है और 10 तारीख को जंगल 10 तारीख को क्या होगा? तो 10 तारीख को जो है वो जंगल से बाहर आएगा, यानी 1 तारीख को जो है जंगल में प्रवेश किया और 10 तारीख को जंगल से बाहर आ जाएगा। तो ये जो है उस परमिट में जो है वो लिखा होता था। और वह जंगल में जो है वो बहुत कम दिन बिता सकते थे। इन लोगों का क्या हुआ था? तो अब जो है जंगल में वो बहुत कम दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे जो है वो किसी जंगल में ज्यादा समय नहीं रुक सकते थे। अब क्या हो गया था? क्योंकि वन अधिनियम लग गया था, तो अब जो है इन लोगों को परमिशन लेना पड़ता था और बिना परमिशन के ये लोग जो है वो ज्यादा दिन वहां पर नहीं रुक सकते थे। भले ही वहां जो है चारा कितना भी हो, घास कितना भी क्यों ना हो और चारों तरफ जो है वो घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए जो है वो क्या करना पड़ता था? उन्हें जो है इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी जो है वो वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिट पर अधीन थी। जो वन विभाग के द्वारा जो परमिट जारी किया गया था, तो अब इनकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह इस परमिट पर निर्भर करता था। भले ही वहां पर क्या हो, तो भले ही वहां पर कितना भी ज्यादा चारा हो, घास कितना ही क्यों ना हो, चारों तरफ अगर हरियाली भी है, तब भी इन लोगों को वहां से निकलना पड़ता था। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह जो है वो का वह क्या है, तो वह कानूनन जो है वो कब तक जंगल में रहेगा। अगर वह जो है वो समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर क्या किया जाता था? तो जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, पहली बात में हम लोगों ने जाना कि इन लोगों को जो है वो कुछ परंपरागत जो है वो नियम दिए गए थे। कुछ जो है उन लोगों को जो है, पहली बात में हम लोगों ने क्या जाना? तो इन लोगों को जो है कि सरकार ने जो है क्या किया, तो जो गैर कृषि जमीन थी उसको जो है वो खास लोगों के हाथ में सौंप दिया ताकि उस पर जो है वो खेती हो और उस पर जो है वो टैक्स वसूला जा सके। और जो बिना खेतीहर जमीन होती थी उसमें क्या होता था? तो उसमें जो है वो सरकार उस जमीन को जो है वो बेकार मानती थी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। और दूसरी बात में हम लोगों ने जाना कि वन को जो है वो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और संरक्षित वन, और साथ साथ जो है वो ग्रामीण वन में बांट दिया गया था। और इन लोगों को जो है वो संरक्षित वन में जाने के लिए कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए थे, लेकिन इनकी आवाजाही पर जो है वो बंदी से लगा दी गई थी। और साथ साथ क्या होता था? एक परमिट दिया जाता था जिसके कारण ये लोग जो है वो जाने आने का उसमें समय तय होता था कि आज जा रहे हो तो कितने दिन बाद वापस आओगे। और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता था तो उसे जो है वो जुर्माना देना पड़ता था। अब हम लोग जानते हैं तीसरी बात क्या है। ठीक है, तो अंग्रेज अफसर जो है वो घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। जो अंग्रेज अफसर होते थे वो घुमंतु लोगों को क्या करते थे? तो शक की नजर से देखते थे, पूरा मतलब शक करते थे उसके ऊपर, ये लोग जो है अच्छा आदमी नहीं है। वे गांव गांव जाकर जो है वो अपनी चीजें बेचने वाले कारीगर व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल जो है वो नए नए चरगाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपने रिहाइश बदलने वाले चरगाहों पर यकीन नहीं करते थे। अंग्रेज अफसर जो है जो घुमंतु चरगाह होते थे उन पर जो है वो पूरा तरह मतलब कभी भी विश्वास नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग जो थे, जो घुमंतु चरगाहे थे, वो लोग क्या करते थे? तो गांव गांव जाकर जो है वो अपना सामान बेचा करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है अंग्रेज अफसर जो है वो इन पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता जो है वो गांव में रहे, उनकी रियायत और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। अंग्रेज अफसर क्या चाहते थे? कि जो ग्रामीण जनता है वो अपने गांव में रहे और उनकी जो भी जमीन है, उनके जो भी खेत है, उन पर क्या हो? तो उन पर जो है उनके अधिकार तय हो। ठीक है, इस तरह की आबादी की जो है वो पहचान करना और उनका नियंत्रण करना जो है वो क्या था? तो ज्यादा आसान था। इस तरह क्या होता था? तो आबादी का पहचान करना, आबादी का पहचान करने से मतलब अगर मान लो कि अभी मैं इंडिया में जाके देखता हूँ तो इंडिया में जो उस समय गुज्जर बकरवाल के समुदाय के लोग थे, तो वो लोग पहले कहाँ से आए थे? तो वो लोग जो है वो पहले बाहर से आए थे और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग जो है वो वहां पर ही बस गए, जम्मू और कश्मीर में ही बस गए। ठीक है, तो वो लोग जहाँ पर पहले होंगे
वहां पर अगर कोई लोग जाकर वहां पर देखेगा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग यहाँ पर नहीं हैं, तो उन लोगों को क्या होगा, तो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग अब कहाँ हैं, तो भारत आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है औपनिवेशिक सरकार जो था, अंग्रेज चाहता था कि लोग जो है वो एक गांव में बस जाए, जिनसे क्या हो सके, जिनसे जो है उनका पहचान और नियंत्रण करना आसान था। जो एक जगह जो एक जगह टिक कर रहती हो, ठीक है, उन लोगों का जो है वो पहचान करना और नियंत्रण करना जो है वो आसान था। ऐसे लोगों को जो है वो शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। जो लोग एक जगह पर रहते थे उन लोगों को क्या माना जाता था, तो शांति प्रिय माना जाता था और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतु को अपराधी माना जाता था। घुमंतु लोग जो होते थे उनको क्या माना जाता था, उन लोगों को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम पारित किया। ठीक है, 1871 में क्या किया, तो इन्होंने जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपराधिक जनजातीय अधिनियम। इन्होंने क्या किया, तो 1871 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया। ठीक है, याद रखना, आपराधिक जनजातीय अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था, तो 1871 में पारित हुआ था। कब हुआ था, तो 1871 में, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है वो पारित हुआ था। इस कानून के तहत क्या हुआ, इस कानून के तहत जो है वो दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। इससे क्या हुआ, तो बहुत से चरवाहे थे और जो व्यापारी थे और जो दस्तकारे थे उनको जो है वो आपराधिक समुदाय की सूची में रख दिया गया कि ये लोग जो है वो अपराधी हैं। उन्हें कुदरती और जन्मजात जो है वो अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। ठीक है, पहले क्या किया गया, पहले जो है वो ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया, यानी आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, जिसमें क्या हुआ, तो कुछ समुदाय को जो है वो जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून में लोगों को कहा गया वो लोग जो है वो बस्ती में जाकर बसना चालू कर दे। उन लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लोग जो है वो अब बस्ती में जाकर बसने लगे, यानी किसी गांव में जाकर बसने लगे। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस जो है उन पर सदा नजर रखते थे। उनका जो है वो बिना परमिट के जो है आवाजाही रोक दी गई, क्योंकि परमिट लेकर ही लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था। लेकिन अब जो है वो क्या की गई, तो बिना परमिट के जो है वो आवाजाही बंद कर दी गई, कि मतलब जो है पहले लोग बिना परमिट के जाते थे, लेकिन अब क्या करना है, तो अब परमिट लेना है तभी उधर जा सकते हो। और गांव का जो पुलिस होता था वो क्या करते थे, तो लोगों पर जो है वो हमेशा नजर बैठाए रखते थे। अब आता है चौथी बात। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, तो अपनी लगान वसूलने के लिए जो भी उनके लिए संभव रास्ता था, जो भी रास्ता उन लोगों को सही लग रहा था, वो सब रास्ता इन्होंने अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। ये लोग इतने भूखे थे, इतने भूखे नंगे थे, औपनिवेशिक सरकार जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो क्या कर रहे थे, तो वो लोग जो है जमीन, नहर का पानी और साथ साथ नमक जो खरीदा जाता था उन सब चीजों पर और मवेशियों पर भी जो है वो टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये लोग जो है वो बहुत भूखे थे मतलब पैसा कमाना चाहते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे, तो ये लोग जो है आमदनी वसूलने के लिए जो है वो लगान का कोई भी रास्ता जो है वो अपनाने के लिए तैयार थे। तो इन्होंने जो है वो जमीन, नहर का पानी, नमक और जो है साथ साथ मवेशी पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाने लगा। जो चरवाहे में जो जानवर ये करते थे, चरते थे, उनसे जो है एक एक जानवरों से जो है वो टैक्स वसूला जाने लगा। जो भी जानवर जो है वो चरगाहों में जाकर जो है वो चरते थे, उनसे क्या करने लगा, तो उनसे जो है वो टैक्स वसूला जाने लगा। उन पर क्या करने लगा, तो उन पर जो है वो टैक्स लगने लगा। देश के ज्यादातर चरवाही इलाके में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। देश के ज्यादातर इलाके में क्या हुआ, तो 19वीं सदी के मध्य में ही जो है वो चरवाही टैक्स जो है वो लागू किया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर जो है वो तेजी से बढ़ती चली गई।
प्रति मवेशी टैक्स की दर जो है वो तेजी से बढ़ती गई। जो मवेशी था उस पर जो है वो टैक्स जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा था, और जो टैक्स वसूली की व्यवस्था थी वो दिनों दिन जो है वो क्या हो रही थी, तो मजबूत होती जा रही थी। टैक्स वसूली का जो व्यवस्था था वो क्या हो रहा था, तो दिनों दिन जो है वो बढ़ती जा रही थी। मतलब आज जो है अगर 50 रुपया है, कल 51 हो जाएगा, अगर परसों 52 हो जाएगा, ऐसे ही जो है वो दिनों दिन जो है वो बढ़ती जा रही थी। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूलने का काम जो है वो बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। 1850 से 1880 के दशक में क्या होता था, तो टैक्स वसूलने का काम जो है वो ठेकेदारों को सौंपा जाता था, बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। इसमें क्या करते थे, तो ठेकेदार जो है वो ठेकेदारी पाने के लिए सरकार को जो है वो पैसा देते थे, और साथ साथ क्या करते थे, उसे जो है टैक्स वसूलने का साल भर से ज़्यादा जो है वो मुनाफा बनाने के लिए वो जितना चाहते थे उतना कर वसूल लेते थे। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, तो सरकार को जो है वो ठेकेदारी पाने के लिए पैसा देते थे। अभी मान लो अभी कोई टेंडर निकलता है, तो जो ठेकेदार होते हैं वो टेंडर लेते हैं और उसके बाद काम करवाते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो है वो सरकार जो है वो टैक्स वसूलने का जो है सेम मान लो टेंडर ही निकाल रही थी। तो ठेकेदार जो होते थे वो सरकार को जो है वो ठेकेदारी पाने के लिए सरकार को जो है वो पैसा देते थे, उसे वसूल करने और साल भर से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना जो है ये लोग टैक्स वसूल सकते थे। अब जो है ये लोग पैसा दिए हैं सरकार को, तो इनका जितना मन करेगा, मान लो 10 लाख रुपया दिए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपया दिए हैं ठेकेदारी पाने के लिए, तो ये लोग का मन करेगा कि हम 10 की जगह 20 लाख वसूलेंगे। तो उनका मन के ऊपर डिपेंड करता था, जितना चाहते थे उतना ज़्यादा वसूल सकते थे। 1880 के दशक आते आते सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधे चरगाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया गया। तो देखो 1850 से लेके 1880 तक क्या हुआ था, तो 1850 से लेके 1880 तक जो है वो ठेकेदार जो है टैक्स वसूला करते थे। लेकिन अब सरकार जो है वो अपना आदमी रखने लगा, और उसी के माध्यम से जो है वो चरवाहों से क्या करने लगा, तो टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरगाह में दाखिल होने के लिए चरगाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स जो है वो अदा करना पड़ता था। तो अब क्या होने लगा, अब जो है वो हर एक चरगाह के पास जो है वो एक पास बना दिया गया, मतलब एक जो है समझ लो एक तरह का परमिट बना दिया गया। और पास दिखाकर ये लोग जो है वो कोई भी चरगाह में जाते थे, और वहां पर जो है पहले क्या करना पड़ता था, तो टैक्स देना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनमें कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके उस पास में जो है वो दर्ज कर दिया जाता था कि चरवाहों के पास जो है वो कितने जानवर है और उन्होंने कितना टैक्स दिया है। ये सब बात जो है उनके जो पास होते थे, जो परमिट होता था, उसमें दे दिया जाता था, लिख दिया जाता था। ठीक है, अब बात आता है कि ये जितना भी बदलाव हुआ, हम लोगों ने जो ये 4 बातें जाना, इसमें जो है इससे जो है वो चरगाहों की ज़िंदगी में किस तरह प्रभाव पड़ा, या ये चीज़ जो है वो चरगाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। तो इन चीज़ों की वजह से चरगाहों को जो है वो गंभीर कमी पैदा हो गई। जो चरगाह समुदाय के लोग थे, उन लोगों की जो है वो गहरी कमी जो है वो पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरगाहों के लिए उपलब्ध इलाका जो है वो सिकुड़ने लगा था। क्योंकि अब जो चरगाह की ज़मीन थी, जो परती पड़ा हुआ था, जहाँ पर मवेशी लोग जाकर जो है वो चरते थे, तो उस ज़मीन को जो है वो सरकार ने अपने अधीन लिया और उसे जो है वो खेतों वाले ज़मीन में बदलना शुरू कर दिया गया। तो वैसे वैसे क्या हुआ, तो चरगाहों का जो उपलब्धता था वो जो है वो सिकुड़ने लगा। इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़रियों गड़ियों और पशुपालक जो है वो अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसी आदासी से नहीं चरा सकते थे। तो अब क्या हो गया, अब जो है वो चरगाह जितने भी थे वो अपनी मवेशी को जो है वो अब क्या कर सकते थे, तो पहले के जैसे आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरगाह खेत में बदलने लगे तो बचे खुचे चरगाहों में चरने वाले जानवर की तादाद जो है वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि ज़्यादातर जो चरगाह वाली ज़मीन थी वो क्या होने लगा, तो वो जो है वो खेतों में बदलने लगा। तो बचा खुचा जो
जमीन था जहाँ पर मवेशी चरते थे, तो उस पे जो है वो मवेशी की संख्या जो है वो बढ़ने लगी, जानवरों की संख्या जो थी वो बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चरगाह जो है वो सदा जानवरों से भरा रहता था। जो चरगाह होता था वो हमेशा जो है वो जानवरों से भरा रहता था। अब तक तो घुमंतु चरवाह भी अपने मवेशी को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर जो है वो जानवरों की संख्या बढ़ गई थी। इसलिए जो घुमंतु चरगाह थे, जो घुमंतु चरवाहे थे, वो क्या कर रहे थे, तो अब अपने मवेशी को जो है वो कुछ इलाके में कुछ ही दिन तक रख पाते थे, और उसके बाद किसी और इलाके में ये लोग जो है वो चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरगाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे। इससे क्या होता था, जो पिछला चरगाह होता था, अब मान लो यहाँ पर से जो है वो चर कर गए, तो यहाँ से चर कर यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है फिर से हरा भरा हो गया। और यहाँ पर आके जब जो जानवरों ने जो है वो घास उस खाना चालू कर दिया, तो फिर वो यहाँ से इस जगह पर आ गए, तो यहाँ पर जो है वो घास खत्म हो गया, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो घास होने लगा। तो ऐसा इसलिए ये लोग करते थे कि इससे क्या हो, तो इससे जो है वो चरगाह जो है वो हमेशा के लिए जो है वो होता रहे। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर जो है वो बंदिशें क्या कर दी गई थी, तो लगा दी गई थी, ठीक है, बंदिशें जो है। और साथ साथ क्या हो रहा था, साथ साथ जो है वो चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का जो है वो स्तर गिरने लगा था, ठीक है, इसका जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, तो इसका जो है स्तर गिरता जा रहा था। जानवरों के लिए जो है वो चारा कम पड़ रहा था, जिसका परिणाम ये निकला कि जानवर की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी जब जब पड़ने वाली अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर जो है वो बड़ी संख्या में मरने लगे। तो जब चरगाह की कमी हो जा रही थी, जब चारे की कमी हो जा रही थी, तो क्या हो रहा था, तो अकाल पड़ रहा था। जब जब अकाल पड़ता था तो चारे की कमी हो जाती थी, जिससे क्या होते थे, तो जानवर जो है वो भूख से और कमजोरी से मर जाते थे, ठीक है। अब आता है चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। आखिर में इतने जो बदलाव हो रहे थे, तो चरवाहों ने इस बदलाव का कैसे सामना किया। तो ये जो बदलाव हुआ, इससे क्या हुआ, इससे जो है वो चरवाहों की प्रतिक्रिया जो है वो कई रूपों से सामने आई। कुछ जो चरवाहे थे उन्होंने क्या किया, तो अपने जानवरों की संख्या जो है वो कम कर दी गई, कम कर दी। मान लो कि अगर किसी के पास पहले 10 जानवर था, तो अब उसने क्या किया, तो अब उसने 10 के जगह 8 जानवर रख लिया, या 8 के जगह पर 5 जानवर रख लिया, क्योंकि अब चरगाह ज़्यादा नहीं था, चरने का जो जगह था वो अब ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए चरवाहे ने क्या किया, तो इसलिए चरवाहों ने जो है वो जानवरों की संख्या कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह जो है वो बड़े बड़े क्या थे, तो बड़े बड़े मैदान नहीं बचे थे। अब पुराने चरगाहों का इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल हो गया था, तो कुछ चरवाहे ने नए नए जगह ढूंढना चालू कर दिया। तो कुछ चरवाहे ने क्या किया, तो नया नया जो है वो जगह ढूंढना चालू कर दिया। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले राइका समुदाय के जो लोग थे, जो राइका चरवाह समूह के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, तो 1947 के बाद ना तो संधि में दाखिल हो सके और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवर को चरा सकते थे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1947 के बाद क्या हुआ, तो 1947 के बाद जो है हमारा देश का जो है 1947 में हम 15 अगस्त 1947 में हमारे देश की आज़ादी हुई। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो है वो भारत और पाकिस्तान का जो है वो विभाजन हो गया था। तो जो राजस्थान में रहने वाले राइका समुदाय के लोग थे, तो वो अब जो है वो बॉर्डर पार करके सिंध में नहीं जा सकते थे। सिंध जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है, तो अब ये लोग जो है वो सिंध में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब ये लोग भारत में रह रहे थे, तो भारत से लोगों को पाकिस्तान जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये लोग जो थे वो अब क्या कर सकते थे, तो अपने जानवरों को चराने के लिए सिंधु नदी के किनारे नहीं जा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो खींच दी गई नई सीमा रेखा जो है उन्हें इस तरफ जाने से रोक दिया। मैंने बताया कि उन्हें जो है उस तरफ जाने से रोक दिया, क्योंकि इधर भारत पड़ गया, उधर पाकिस्तान पड़ गया। तो अब ये लोग जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है अपने जानवरों को चराने के लिए नहीं जा सकते थे। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अब देखो सिंधु नदी के किनारे नहीं जा सकते हैं, तो अब नया जगह तो खोजना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, अब वो जो है वो हरियाणा के खेतों में जाने लगे। अब उन्होंने क्या किया, तो हरियाणा के खेतों में
जाने लगे। वहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशी को चरा सकते थे। इस समय खेतों को जो है वो खाद की जरूरत रहती थी, जो उन्हें जानवरों के मल मूत्र से मिल जाता था। जो जानवर गोबर करते थे और जो मलमूत्र हो गया उससे क्या होता था, उससे जो है वो खाद मिल जाता था। तो देखो यहाँ पर बेसिकली वही समझाया कि शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में ये बताया कि इन बदलाव से जो है वो चरवाहों ने क्या प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना जानवर बेचना चालू कर दिया। अगर किसी के पास मान लो 10 जानवर था तो उसने 10 के जगह पर 5 जानवर रख लिया, 5 जानवर को जो है वो बेच दिया। और कुछ ने जो है वो नए नए चरगाहों की तलाश जारी रखी। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि रायका समुदाय के लोग जो है वो 1947 से पहले जो है वो सिंधु नदी की घाटी पर जाके अपना जानवर को चरा सकते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा खींचा गया तो ये लोग जो है वो सिंधु नदी के किनारे नहीं जा सकते थे। तब इन्होंने जो है वो हरियाणा के खेतों में जाना चालू कर दिया अपने मवेशी को लेकर। और वहाँ की खेतों पर जब जो है फसल की कटाई होती थी तो वहाँ की खेतों पर जो है वो अपने मवेशियों को छोड़ दिया जाता था ताकि वो लोग जो है वो चर लें। और जब खेतों को जो है वो खाद की जरूरत होती थी तो जानवरों का मल मूत्र से जो है वो खाद मिल जाता था। ठीक है, समय गुजरने के साथ जो है वो कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बसने लगे। जब समय गुजरने लगा, जब टाइम जो है वो स्पेंड होता गया, तो अब जो है वो कुछ धनी चरवाहे जो थे वो जमीन खरीद कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ जो है वो व्यापार करने लगे। कुछ चरवाहे जो थे वो क्या करने लगे, खेती करने लगे, और कुछ जो है वो व्यापार करने लगे। क्योंकि अब उन लोगों का जो है वो जंगल में जाने से पाबंदी लगा दी गई थी, तो अब वो लोग जो है वो मवेशी नहीं रख पा रहे थे, उनका चारा जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाते थे, तो लोगों को जो है वो अपना पेशा बदलना पड़ा। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों के ब्याज पर कर्जा लेकर दिन काटने लगे। जिनके पास पैसा नहीं था वो क्या करते थे, तो सूदखोर से जो है वो कर्जा लेकर दिन काटने लगे थे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वो मजदूर बन के रह गए। जिन लोगों ने जो है वो समय पर दिमाग लगाया, जो धनी लोग थे, उन्होंने जमीन खरीदा और वो लोग क्या करने लगे, तो कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग व्यापार करने लगे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो लोग जो है वो सूदखोर से पैसा लेते थे और उससे जो है अपना जीवन यापन करते थे, जिससे कारण क्या होता था, वो लोग शुद्ध नहीं चुका पाते थे, तो उनका जो है जानवर भी हाथ से जाता था और साथ साथ वो लोग क्या हुए, तो मजदूर बन के रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे, जिन्होंने जो है जिनके पास पैसा नहीं था। इस सब के बावजूद चरवाहे ना केवल आज भी जिंदा हैं, ठीक है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इतना सब कुछ इन लोगों के लाइफ में हुआ, तो इससे जो है ऐसा नहीं है कि चरवाहे की जो समुदाय है वो खत्म हो गया, वो अब भी है। और हाल ही के दशक में क्या हुआ, हाल के दशक मान लो कि मतलब कि 1900 ये 2020, 2019, 2020, 21 ऐसा मान लो। ठीक है, तो इन दशकों में क्या हुआ, तो इन दशकों में जो है उनकी संख्या में वृद्धि हुई। जब भी किसी इलाके के चरगाहों में उनके दाखिल पर रोक लगा दी जाती थी तो वे अपनी दिशा बदल लेते थे, रेवड़ छोटा कर लेते थे और नई दुनिया के मिजाज में तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे में लगने लगते थे। जब इनको जो है वो किसी इलाके में जाने से रोक लगा दिया जाता था तो ये लोग क्या करते थे, दूसरा इलाका चुन लेते थे। अगर मैं कह दूं कि मेरा घर मत आना तो तुम क्या करोगे, किसी और के घर चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा ही इन्होंने क्या किया, अपना रास्ता जो है वो बदल लिया और अपनी रेवड़ की संख्या जो है वो कम करने लगे और साथ साथ जो है वो नई दुनिया के मिजाज में तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे जो है ये लोग करने लगे। बहुत सारी परिस्थिति जो है वो वैज्ञानिक मानती है बहुत सारी परिस्थिति जो है वो वैज्ञानिक मानती है कि सूखे इलाके में पहाड़ियों में जिंदा रहने वाले चरवाहे ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक रास्ता था। ये लोग क्या मानते थे, जो सूखे इलाके में रहने वाले जो पहाड़िए चरवाही थी वो ही क्या है, तो जिंदा रहने के लिए सबसे व्यवहारिक रास्ता है। ठीक है, बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए। मतलब चरवाहों पर जो ये सब जो अत्याचार हो रहा था वो केवल हमारे देशों पर ही नहीं थोपा गया। दुनिया के बहुत सारे इलाके में नए कानून और
बसाहट के नए नए तौर तरीके ने उनकी आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो बदलने पर मजबूर किया। तो पहले लोग क्या करते थे, अपना जानवर लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन उन लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी, तो वो लोग जो है, उन लोगों की जिंदगी जो है वो बदलने लगी। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निकट के लिए बाकी देशों के चरवाहों में क्या रास्ता अपनाया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज के पार्ट में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं थोड़ा जो है ना, मतलब लड़खड़ा सा गया, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाता है यार, ह्यूमन नेचर है हम लोग का, सबसे मिस्टेक होता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।